हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू? कैसे आप सभी? आई होप मस्त होंगे। और आज अपन लोग बात करेंगे क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट। और आज ये यूनिट मैं बोलूँ तो क्लास 11th की स्टार्टिंग ही है। वैसे कुछ वीडियो मैंने 3 से 4 वीडियो डाले हैं फर्स्ट यूनिट के, उसके अलावा किसी चैप्टर के नहीं डाले, बट आज से ये स्टार्टिंग है। और इसको मैं बात करूँगा तरक्की की, इसका नाम रखूँगा मैं तरक्की। ठीक है, यहाँ पे मैं कोशिश ये करूँगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वक्त पर देता रहूँ, जिससे आप लोग नोट्स प्रॉपर बना सकें। कोशिश ये करूँगा पूरा केमिस्ट्री ख़त्म करने की, अगर शरीर ने साथ दिया तो। और हाँ, बस एक आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बड़ी मेहनत से बढ़ते हैं सब्सक्राइबर यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी वीडियो डालने पड़ते हैं तब कहीं। लेकिन बच्चे आप लोग हेल्प कर सकते हो, चाहो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और बोलिएगा सब्सक्राइब करो इस चैनल को। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, शायद हो सकता है एक दिन ऐसा भी हो कि अपन लोग लैब भी आने लगा स्टार्ट कर देंगे ना, काफ़ी कुछ पैसा भी लगा देंगे, बट सब्सक्राइबर अगर बढ़ते नहीं रहते हैं तो ठीक है ना। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसके न्यूमेरिकल वगैरह सब मैं एक एक करवाऊँगा आपको, उसका कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को। बस चलिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग केमिस्ट्री की। बात करते हैं यहाँ से, कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले बात करते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। तो ज़रा समझिएगा आज केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। वैसे तो केमिस्ट्री बहुत है, ढेर सारी डेफिनेशंस हैं केमिस्ट्री की, लेकिन एक या दो डेफिनेशन ही मैं बताऊंगा ज़्यादा, और स्पेशली इसी चैप्टर से रिलेटेड डेफिनेशन बताऊंगा। इस चैप्टर में अपन लोग बात करेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल और उनके मैटर से, उनसे जो बनते हैं मैटर उनकी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन भी वहीं से भी देते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस deals with the study of atoms and molecules, atoms and molecules and how means कैसे these particles, पार्टिकल में कौन आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स या आयंस, these particles टू फॉर्म अ मैटर, ठीक है। और कैसे ही कंबाइन करते हैं या कैसे क्या होता है जिससे ये लोग ये मैटर बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री की ढेर सारी डेफिनेशंस हैं यार, कंपोजिशन की स्टडी करवाना, या कुछ ब्रांच ऐसी होंगी जिसमें अपन लोग रिएक्शन की स्टडी करेंगे, कुछ ब्रांच ऐसी होंगी जिसमें रिएक्शन की मैकेनिज्म की। तो केमिस्ट्री की ढेर सारी ब्रांच है, बट केमिस्ट्री की प्रॉपर डेफिनेशन अगर चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से देखा जाए तो आपका ये सफिशिएंट है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन केमिस्ट्री की यूटिलाइजेशन की, या बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की, जो कि अपने है सिलेबस में। कभी कभी एक दो चीज़ें हैं उसमें से पूछ ली जाती है, तो हेडिंग लगा लीजिए इम्पोर्टेंस या यूटिलिटी। बहुत है लेकिन थोड़ा बहुत लिख देंगे ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है ना। चलिए देखिए समझिएगा, ये भी आसान सी चीज़ें, ये चीज़ भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो पहले मैं इसमें वो दूंगा जो एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ बढ़िया तरीके से। तो अगर मैं बात करूँ इन लैब सेविंग ड्रग्स, मीन्स जो जीवन को, हमारे जीवन को रक्षा करते हैं, यानी कि जो दवाइयाँ होती हैं ना, उसमें यूज होता है सबसे ज़्यादा लैब सेविंग ड्रग्स। वैसे बहुत सारे यूज में बताऊँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री की कोई था नहीं है, केमिस्ट्री का कोई अंत नहीं है। इसको अगर दवाई में है तो इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको इस नाम से भी जानते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वगैरह ढेर सारी केमिस्ट्री है, लेकिन इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें देखिएगा एक दो दवाई के नाम, जैसे अगर मैं बात करूं, एक दवा है आपकी एजिडो थायमिडीन, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में एजेटी भी कह देते हैं, फुल फॉर्म में पूछ लिया था कभी कभी पेपर में। और इसका जो यूज होता है बेटा वो होता है एड्स के ट्रीटमेंट में, यानी HIV एड्स जो होता है, आप लोगों ने 10th क्लास में डिटेल में पढ़ा हुआ था रिप्रोडक्शन चैप्टर में दवा के, तो ये वहाँ से आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। और दो दवाइयाँ और हैं आपकी, देखिए, जिसमें सिस्प्लेटिन हो जाता है आपका एक, और दूसरा आपका हो जाता है बेटा सिस्टैक्सोल। ये दो दवाइयाँ हैं, ये दो दवाइयाँ आपकी यूज होती हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है ना, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। तो ये दो दवाइयाँ तो आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये हो सकता है टिक मार्क में आपको स्कूल में एक दो बार पूछ लिया है। अगर दूसरा यूज करें अपन लोग, तो दूसरा अपने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ RNA एंड DNA, ठीक है ना। ये बताऊंगा मैं कहाँ पढ़ोगे 12th में भी। RNA हो सकता है 11th में हो बायोलॉजी में, राइबोइक न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोइक न्यूक्लिक एसिड, DNA होता है आपका, ठीक है ना। तो ये भी आपके क्या है, एटम से मिलके बने होते हैं, इनकी भी केमिस्ट्री में स्टडी करी जाती है। अगर अपन लोग इनकी बात करें स्टडी की, तो इनकी जो स्टडी की जाती है उस ब्रांच को अपन लोग बोलते हैं
बायोकेमिस्ट्री, क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री। और क्लास 12th में बायोमोलिक्यूल में डाल चुका हूँ, वहाँ पर डिटेल में भाई आरएनए डीएनए है आपका खूब अच्छे से, ठीक है ना। उसके बाद सॉरी दूसरा पॉइंट होगा ये। उसका तीसरे पॉइंट की अगर बात करें अपन लोग तो तीसरा आपका पॉलीमेरिक इंडस्ट्री या पॉलीमर इंडस्ट्री। अच्छा समझिए क्या होता है पॉलीमर इंडस्ट्री, पॉलीमर क्या होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आंटी लोग जाती है मार्केट में, कहती है भैया प्लीज़ गिव मी या पॉलीथीन या पॉली बैग दे दो, पॉली बैग दे दो, तो ये भैया वही पॉली बैग है आपका, ठीक है ना। तो पॉलीथीन वगैरह हो गया, जैसे आपने पीवीसी, आपके घर में पाइप होते हैं प्लास्टिक वाले, पीवीसी पाइप्स हो गए आपके, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लॉथ वगैरह जो आप लोग पहनते हो वो भी आपके पॉलीमर ही हैं। हाथ में ये जो धागा वगैरह बांधते हो ना, कला वगैरह, ये भी आपके पॉलीथीन है। प्लास्टिक की बात कर लो, प्लास्टिक जो है आपकी वो भी ये पॉलीमर ही है आपका, ठीक है ना, पॉलीथीन। अब इनको पॉलीमर क्यों कहते हैं ना, तो इनको पॉलीमर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ढेर सारे मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास हाई होता है। मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैसा होता है इनका सबका, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, ठीक है ना। इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है, इस वजह से अपन लोग इसको क्या कह देते हैं, पॉलीमर कह देते हैं, ठीक है ना। और डिटेल में पॉलीमर क्लास 12th में बेटा, ओके। चलिए फोर्थ अपन लोग देखते हैं। अगर अपन लोग फोर्थ की बात करें बेटा, तो फोर्थ का सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो केमिकल इंडस्ट्री है। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं अपन लोग, तो फोर्थ जो है वो है आपका केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो केमिकल इंडस्ट्री में समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपने पढ़ा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या मीथेनिक एसिड या एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी आपने ढेर सारे। तो ये सब किस में आते हैं आपके, केमिकल इंडस्ट्री में। यहाँ पे केमिकल की फॉर्मेशन अपन लोग करते हैं ना, वो सब आते हैं आपके कंसीडर होकर केमिकल इंडस्ट्री में, ओके। चलिए फिफ्थ देखते हैं अपन लोग। फिफ्थ क्या है आपका, फिफ्थ है आपका मेटलर्जी। जैसे अर्थ क्रस्ट से अपन लोगों ने क्लास 10th में, इस साल तो खैर सिलेबस ही हट गया था, इस साल वाले बच्चों को नहीं पता होगा, मेटलर्जी हटा दिया था। मेटलर्जी क्या है, अर्थ की क्रस्ट से आपको मेटल्स को चुराना, ठीक है ना। तो वो मेटलर्जी हो जाता है आपका, ठीक है ना। सिक्स इसकी बात करेंगे डिटेल में अपन लोग क्लास 12 छठवीं यूनिट में। अभी बस आप लोग जान लीजिए कि इसका यूज है केमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ठीक है। पेट्रोलियम की रिफाइनरी वगैरह में आपका भी यूज करते हैं एसिड का, और केमिस्ट्री आपका हो गया, ठीक है ना, पेट्रोलियम केमिस्ट्री। ऐसे ही फूड, ठीक है ना। जैसे अब फूड कैसे, तो अपने पोटैटो वेफर्स तो खाए होंगे सबने, अरे भाई चिप्स तो खाए हैं ना, पॉलीथीन देखा होगा टकाटा वगैरह की, तो उसमें क्या होता है वो ढेर सारी बड़ी पॉलीथीन होती है, लेकिन उसमें थोड़े बहुत से निकलते हैं टकाटा का चिप्स, बाकी सब क्या होता है गैस से भरा होता है। तो छोटा बच्चा कहता है इतना बड़ा फुला दिया इसने, गैस दे दिया, तो उसको बताओ अगर गैस नहीं होगी तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, रैनसिड हो जाएगा ना। आप लोगों ने पढ़ी थी रैनसिडिटी कोरोजन। तो इस वजह से क्या इसका खूब अच्छा प्रयोग जो है वो फूड वगैरह में भी होता है, ठीक है ना। तो ये तो इसके थे इंपॉर्टेंट। अब अगर डिसएडवांटेज की बात करें भाई, तो डिसएडवांटेज में क्या है, जैसे आपका एसी एयर कंडीशनर हो गया, तो आप लोगों ने देखा होगा जो एयर कंडीशनर होता है बेटा, उसमें से काफ़ी गैसेस निकलती रहती हैं। जैसे CFC आपने पढ़ा हुआ, एसी में से CFC निकलती नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या करती हैं, ओजोन लेयर पर जाकर टकराती हैं, और ओजोन लेयर पे जाकर जब ये टकराती हैं तो ओजोन लेयर को क्या कर देती हैं, डिप्लीट कर देती हैं। ऐसे ही जो आपके जेट प्रपल्सन होते हैं, जेट एयरवेज होते हैं ना, एयरवेज जहाँ से उड़ते हैं जेट, तो जो जेट्स होते हैं आपके, अगर हम उन जेट्स की बात करें तो उनमें जो नाइट्रोजन होती है गैस भरी जाती है, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है, और ये भी ओजोन के लिए हानिकारक है ना। तो ये इसके क्या है, कुछ इसके केमिस्ट्री के डिसएडवांटेज भी है, ठीक है ना। चलिए अब अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट, तो मैं बात करता हूँ मैटर क्या होता है। चलिएगा पेज चेंज करते हैं अपन लोग, फिर बात करते हैं मैटर की, ठीक है ना। मैटर क्या होता है तो देखिए जरा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, मैटर क्या होता है, ओके। तो यहाँ से अब हेडिंग लगा लो मैटर। मैटर भी बढ़िया चीज़ है, समझते हैं अपन लोग, फिर बात करते हैं मैटर क्या होता है, ठीक है ना। चलिए तो हेडिंग डाल लो मैटर। तो ये प्रॉपर नोट्स एक प्रकार से बनाते चलना, यहाँ से आपका पूरा एकेडमिक क्लियर हो जाएगा आसानी से, ठीक है ना। एकेडमिक क्या थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे तो कंपटीशन भी क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो मैटर क्या होता है, क्लास 9 में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है मैटर के बारे में, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस मीन्स वॉल्यूम, फिर इसके पास मास और अपना वॉल्यूम घेरती हो तो वो क्या है आपका मैटर। जैसे ये हो गया, इसका कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा, इसका 3D भाई, और इसका कुछ मास भी है इस मार्कर का ना, तो इसलिए ये क्या है आपका मैटर है। मैं अपनी आंखों पे चश्मा लगाता हूँ वो भी मैटर है, जो फ़ोन है वो भी मैटर है, ये सब मार्कर वगैरह सब क्या है ये आपके, ये मार्कर हो गया आपका बोर्ड पर लिखने वाला, ये सब क्या है आपके मैटर है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं अपने लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर
क्या भी मैटर हो बताना मुझे, है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। चलिए भाई यहाँ बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। यहाँ पे थोड़ा जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से करूँगा मैं, ठीक है ना। मैं क्या दुनिया करती है भाई, चलिए देखिए। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी अपन लोगों ने पढ़े थे खूब डिटेल में, वैसे तो 5 टाइप के, लेकिन मेनली 3 टाइप्स के ही अपन लोग पढ़ेंगे, बाकी 2 के बारे में थोड़ा बहुत बता दूंगा। पहला आपका होता है बेटा सॉलिड, ठीक है। क्लास 9 में पढ़ा था सॉलिड क्या होता है, जिसका वॉल्यूम फिक्स हो, जिसकी शेप फिक्स हो, बट यहाँ पे अपन लोग करैक्टरिस्टिक से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। तो सॉलिड क्या होते हैं आपके, वे होते हैं जिनमें क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, ठीक है ना। पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो क्लोजली पैक्ड होते हैं तो देखिए क्लास 12 के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे मान लीजिए हमारे पास कुछ स्फीयर हैं, और ये स्फीयर जब आपस में क्लोजली पैक्ड होंगे बेटा एक दूसरे से, तो आप मुझे बताइए जब क्लोजली पैक्ड होंगे तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा इनके बीच में, बहुत ज़्यादा होगा, तभी तो पास पास होंगे। देखो 2 चीज़ें हैं, जैसे ये है, ये दूर दूर रखे हैं। अब मैं क्या करूँगा, इनको धक्का लेके आऊँ पास पास और इनको बहुत पास कर दूँ, बहुत पास कर दूँ, तो क्या है ये पार्टिकल के बस बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज़्यादा। तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए ये समझ में आता है। अब एक बात बताओ, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इनके बीच की दूरी कम होगी, तो इनकी शेप कैसी होगी, फिक्स्ड शेप होगी, ठीक है ना। तो फिक्स शेप कैसी होगी इनकी, फिक्स होगी शेप, ठीक है। 3rd पॉइंट के बाद 4th पॉइंट। अच्छा बताओ भाई, फोर्स भी ज़्यादा है, दूरी भी कम है, शेप भी फिक्स है, तो इनका वॉल्यूम भी कैसा हो जाएगा, फिक्स। क्या ये भागेंगे इधर उधर, नहीं ना, तो वॉल्यूम भी कैसा हो जाएगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इनके पास वॉल्यूम क्यों, सब कुछ पास पास है, तो ये चीज़ें एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे। जब एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे तो इनका वॉल्यूम कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है ना, फिक्स वॉल्यूम। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये रिगिड होते हैं। रिगिड मीन्स जानते हो, ठोस, कठोर, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। रिगिड अगर मैं बोल दूँ रिगिड क्यों है, तो पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, ठीक है, या डू नॉट मूव करते ही नहीं है भाई, तो इनके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, इस वजह से ये कैसे होते हैं आपके रिगिड। 6th प्रॉपर्टी देखिए जरा। अच्छा बताओ, पूछो क्या इनके पार्टिकल्स फ्लो करेंगे, क्या इनके पार्टिकल्स मूव करेंगे, नहीं ना, तो दी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट फ्लो या मूव, कैन नॉट फ्लो या मूव, ठीक है भाई। चलिए तो ये तो बात हो गई अपन लोगों की सॉलिड के बारे में। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए अपनी लिक्विड। तो नंबर दूसरा लगा लो, लिक्विड, ठीक है। नंबर दूसरा अपन लोगों ने क्या डाल दिया, लिक्विड। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, लिक्विड। अब लिक्विड को समझेंगे अपन लोग, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए लिक्विड को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो लिक्विड में क्या है कि क्लोजली पैक्ड नहीं होते, तो मैं लिखे दे रहा हूँ नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपकी, नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, यानी बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते। बात समझ में आती है। अच्छा कैसे होंगे, ये होगा एक, ये होगा एक, ये होगा, थोड़ा बहुत गैप होगा इनके बीच में पार्टिकल्स के में, तो ये क्लोजली पैक्ड नहीं है। दूसरा पॉइंट, अच्छा दूसरा पॉइंट समझिए, क्लोजली पैक्ड नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा होगा, वीक होगा। सॉलिड के कंपेरिजन में कैसा होगा, वीक, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर, ठीक है ना, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पॉइंट भी समझ में आ गया खूब अच्छे से बाबू। अच्छा तीसरा पॉइंट बताओ बेटा क्या होगा, इनकी क्या वॉल्यूम फिक्स होगी, हाँ भाई, लेकिन इनकी शेप फिक्स नहीं होगी। क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा वीक है, तो ये लुढ़क बुढ़क जाएंगे, दूर दूर हो सकते हैं पार्टिकल्स, तो इनकी शेप फिक्स नहीं होगी, ठीक है ना, शेप नॉट फिक्स, शेप नॉट फिक्स,
नॉट फिक्स, शेप फिक्स नहीं होगी। अच्छा बताओ वॉल्यूम फिक्स होगा? हाँ भाई वॉल्यूम फिक्स होगा। कैसे, वो मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। वॉल्यूम कैसा होगा आपका? फिक्स होगा, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड। अब समझिए, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई गिलास है, ठीक है, इस गिलास में यहाँ पे 250 ml वाटर आपने डाल दिया है। अब इस वाटर को अगर मैं थाली में डालूँ तो 250 ml ही रहेगा, बाल्टी में डालूँ 250 ml ही रहेगा, लोटे में डालूँ 250 ml ही रहेगा। अगर मैं आपसे बेटा बेसिकली बोलूँ कि इसको ज़मीन पे फैला दो तो क्या ये 1 किलो हो जाएगा? नहीं ना, तब भी ये कितना रहेगा आपका? 250 ml ही रहेगा। बात समझ में आ गई खूब अच्छे से? तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होने वाला। इस वजह से क्या है, इसका वॉल्यूम तो 250 ml ही रहेगा, लेकिन शेप बदल जाएगी। अब ये लोटे में डाला जाएगा तो लोटे की शेप का हो जाएगा, बाल्टी में डाला जाएगा बाल्टी की शेप की, ज़मीन पर फैलाएगा तो ज़मीन की शेप ले लेगा, ठीक है ना। चलिए, ये रिगिड होंगे? नहीं ना, तो नॉट रिगिड। रिगिड नहीं होते। क्यों नहीं होते भाई? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, थोड़ी बहुत मूवमेंट होती रहती है, तो दे कैन फ्लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दे कैन फ्लो। तो आपने देखा होगा पानी और लिक्विड जो होते हैं वो आपके फ्लो करते रहते हैं, तो पानी एक एग्जाम्पल है किसका? लिक्विड का, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग किसका? थर्ड आता है आपका गैसियस। गैसेस समझिए भाई क्या होता है। देखिए गैसेस भी आसान है। अब एक बात बताओ, गैसेस में तो पार्टिकल्स कैसे होंगे? क्लोजली पैक्ड होंगे, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है ना। इसमें तो बहुत ही दूर होते हैं, तो यहाँ पे भी नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, सेम पॉइंट रख देंगे, नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैक्ड नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, यहाँ पे पार्टिकल कैसे होंगे? ऐसे होंगे, दूर दूर, बहुत ज़्यादा दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है ना। गैसेस में बहुत दूर दूर होंगे। चलिए अच्छा बताइए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा, ठीक है, नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड। अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है? कैन की वॉल्यूम फिक्स होगी? नहीं। कैन की शेप फिक्स होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी शेप फिक्स? अच्छा बताओ, रूम में रखोगे, फैला दोगे गैस को तो रूम की शेप ले लेगी, सिलेंडर में रखोगे सिलेंडर की शेप। अच्छा वॉल्यूम की बात करें तो आप बताओ, गैस को जब अपन लोग लेके आते हैं एलपीजी को, तो वो हाई प्रेशर में ही तो होती है, हाई प्रेशर में होती है, इसलिए वो सिलेंडर की शेप में होती है। अब अगर हम देखते हैं उसको दबाते हैं अपन लोग, जब चेक करते हैं वाटर डाल के कि ये जो सिलेंडर है लीक तो नहीं कर रहा, तो क्या होता है, बुर निकल जाती है, पूरे रूम में फैल जाती है। ऐसे ही जब आप लोग समोसे या पराठे खा के जाते हैं आलू के और क्लासरूम में कर देते हैं धीरे से पट, तो उस पट्टी की वजह से सब लोग अपनी नोज ही बंद कर लेते हैं ना, तो वो भी क्या आप लोग गैस है। अब तक गैस किस में थी? आपके स्टोक में तो छोटा सा वॉल्यूम था, फिर बाहर रिलीज हो गई तो क्या हुआ, वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, पूरी क्लास का वॉल्यूम ले लिया, तो वॉल्यूम भी इनका फिक्स नहीं है, ठीक है ना। फिक्स डू नॉट फिक्स, नॉट फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है ना, और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। चलिए अब अगला समझिए पॉइंट, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है आपकी और शेप भी फिक्स नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये फ्लो करेंगे? भाई बड़े आसानी से, दे कैन ईजिली फ्लो, या दे कैन फ्लो ईजिली, ठीक है ना, आसानी से ये फ्लो कर लेते हैं। और इनमें बोलें तो दुनिया की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्लूइडिटी होती है इनके पास, ठीक है ना। और उसके बाद अगर बात करें रिगिड की, तो नॉट रिगिड, नॉट रिजिड। चलिए अब एक बात बताइए, क्या ये स्टेट जो है एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं? वो ये भी सवाल पूछ लेता है कभी कभी। तो देखिए कैसे, ये मान लीजिए हमारे पास सॉलिड है बेटा, ये हमारे पास लिक्विड है, और ये हमारे पास गैस है, ठीक है। ये आप लोगों ने सब 9th में पढ़ लिया है, सब्लिमेशन, एवापोरेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन सब पढ़ लिया है। जब आप सॉलिड को लिक्विड में ले जाओगे तो क्या करोगे? क्या तो सर हीट देंगे, इसे क्या करेंगे? हीट करेंगे। लिक्विड को गैस में ले जाओगे तो क्या करेंगे? हीट करेंगे, ठीक है। चलिए गैस को लिक्विड में लाओगे तो कूल करेंगे, और कूल के साथ साथ क्या करेंगे? प्रेशर भी इंक्रीज करेंगे। क्या इंक्रीज करेंगे? प्रेशर भी इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। लिक्विड को सॉलिड में लाओगे तो कूल करोगे, उसके साथ साथ प्रेशर भी क्या करोगे? प्रेशर भी आप लोग इंक्रीज करोगे। तो आई होप ये मैटर वाला जो सिस्टम है वो आप लोगों के समझ में खूब अच्छे से आ गया होगा, ठीक है ना। आ गया, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, खूब अच्छे से आ गया ना बेटा? तो ये खूब अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब अपन लोग फिजिकल प्रॉपर्टी के अलावा आप किसकी बात करेंगे? अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल, ठीक है।
चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर अपन लोग इसको डिफाइन करते हैं, समझते हैं कितने तरीके के होंगे ये। ओके, चलिए, तो मैं बात करता हूँ बेटा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए, ठीक है, तो देखिए समझिएगा ज़रा केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टी आप सभी जानते हैं, जो केमिकल चेंज से दिखाई देती हैं और इनको आसानी से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, ज़्यादा लंबा है नहीं है, बस न्यूमेरिकल पोर्शन इसका स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि कोशिश यही रहेगी न्यूमेरिकल आएंगे और मैं न्यूमेरिकल पोर्शन डाल चुका हूँ, ठीक है ना। क्लास 11 की प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग जाइएगा, न्यूमेरिकल पोर्शन ही मैंने सबसे पहले करवाया है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतना कुछ खास नहीं था, सब कुछ सिलेबस कटा हुआ था, बस थोड़े से लास्ट में कंसंट्रेशन टर्म थे और मोल कॉन्सेप्ट था आपका। ओके, तो उसी के बारे में बात किया था। सिग्निफिकेंट फिगर भी हटा दिए गए थे यहाँ से। तो ये बेटा आपके केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस पे दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका प्योर सबस्टेंस, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होता है आपका बेटा यहाँ से मिक्सचर। ठीक है बाबू, चलिए, ये हो गया आपका प्योर सबस्टेंस और दूसरा हो गया आपका मिक्सचर। अच्छा, सब लोगों ने छोटे में पढ़ा हुआ है प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं, कोई बताएगा? अपने मन से सोच लो क्या होते हैं प्योर सबस्टेंस, भागे मैं लिखे दे रहा हूँ। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, यानी कि मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। या क्या बोले, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, ठहरो जरा बताते हैं, रुक जाओ भाई। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इन फिक्स्ड रेशियो, कंडीशन लगा दी, फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब ठहरो भाई, अब समझेंगे कैसे। तो दो तरीके के भाई, कैसे, एक हैं आपके एलिमेंट और दूसरे हैं आपके कंपाउंड। जब आपके एलिमेंट की बात होगी तो उसमें एक ही टाइप के एटम्स होंगे, और जब आपके कंपाउंड की बात होगी तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम्स होंगे, लेकिन 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 उनका रेशियो फिक्स होगा। रेशियो चेंज करते ही कंपाउंड भी बदल जाएगा, तो रेशियो फिक्स, तो वो भी किस में कंसीडर होगा, प्योर सबस्टेंस में। तो मैं यहाँ से इसके बारे में भी लिख दे रहा हूँ, एलिमेंट के बारे में भी जरा समझिए। सबस्टेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। और एलिमेंट सबने देखे हैं पीरियोडिक टेबल में, 10th क्लास में पढ़ के आए हो, 118 एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, N2। तो मान लीजिए कोई नाइट्रोजन एक कंटेनर में भरी हुई नाइट्रोजन गैस, तो क्या उसमें N2 का एक ही होगा, यानी दो ही एटम होंगे एक मॉलिक्यूल में? नहीं ना, हजारों करोड़ों की संख्या में होंगे, लेकिन होंगे सारे नाइट्रोजन के ही, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 कितने एटम से मिलकर बना है, 2 से, एटोमिसिटी कितनी होगी, 2। तो ये नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल क्या कहलाती है, आपकी एटोमिसिटी 2 हो गई। तो क्या किसी भी कंटेनर में भरी हुई ऑक्सीजन में केवल 2 ही एटम होंगे? नहीं भाई, हजारों करोड़ों होंगे, लेकिन होंगे सब किसके, ऑक्सीजन के। अच्छा, अब जैसे जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया आपका, सिल्वर हो गया आपका, और Au किसका सिंबल है, गोल्ड हो गया आपका, ये सब क्या है आपके, ये सब प्योर एलिमेंट्स हैं। अच्छा, एक और ले लें एग्जाम्पल, डायमंड सुना है सबने भाई, हीरा बोलते हैं जिसको, कहते हैं हमारा दोस्त डायमंड है, तो ये कार्बन की प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो ये भी किस में आएगा आपका, एलिमेंट में। अब कंपाउंड समझो क्या होते हैं, तो कंपाउंड की डेफिनेशन कोई बताएगा, दीज आर द सबस्टेंस that have more than one atom
एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये दो तरीके के अपन लोग पढ़ते हैं जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल से। तो होमोन्यूक्लियस और हेटेरोन्यूक्लियस मॉलिक्यूल, ठीक है ना, तो वो बाद की बात है। पहले अपना ये कंपाउंड की बात चली, कंपाउंड समझिएगा। मोर देन वन एटम बट इन अ फिक्स्ड रेशियो। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के यहाँ पे। चलिए अब एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 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 सबसे सरल एग्जाम्पल H2O। इसमें बताइए, हमेशा वाटर जब भी है हमारा, चाहे कहीं से भी लेके आओ, नदी से ले आओ, बरसात से ले आओ, या अपने घर के नल से निकालो, या समर से निकालो, या टिल्लू पंप से निकालो, या टैंक का ले आओ, किसी का भी वाटर उठा के ले आओ, वाटर हमेशा H2O होगा, जिसमें एटम का रेशियो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का ही होगा। ठीक है, जैसे रेशियो बदलाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया आपके सामने, वाटर से इसी से रिलेटेड ले रहे H2O2, क्या ये वाटर है? नहीं। ये क्या है भाई? तो ये सुन लो, क्लास 9th में भी ये आया है जब मैंने डाल्टन की थ्योरी पढ़ाई है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें रेशियो कितना है? 2:2 मीन्स 1:1। ठीक है, और 1:1, 2 से 2 काट दो यार, सिंपल सी बात है, 1:1। तो रेशियो चेंज किया तो कंपाउंड भी हमारा चेंज हो गया। तो आई होप आप लोगों की समझ में कंपाउंड और ये एलिमेंट्स आ गए होंगे। अब बात करते हैं अपन लोग किसकी? तो भाई बात करते हैं मिक्सचर की। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? प्योर सबस्टेंस ही मिलके बनते हैं। बस कहानी क्या है कि प्योर सबस्टेंस को किसी भी रेशियो में मिला दो, रेशियो फिक्स ना हो, और कंडीशन क्या है कि जब वो मिलाए जाएँ तब आपस में रिएक्ट भी ना करें। समझ रहे हो बात? जब वो मिलाए जाएँ तो आपस में रिएक्ट भी ना करें, तो क्या बनते हैं वो? यानी केमिकली रिएक्शन नहीं होनी चाहिए उनके बीच में, तो क्या बन जाते हैं वो आपके मिक्सचर। जैसे सबस्टेंस, कंडीशन क्या है? केमिकली रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, कैन बी मिक्सड इन एनी रेशियो, कैन बी मिक्सड इन एनी रेशियो। एनी रेशियो, कंडीशन क्या है? केमिकली रिएक्ट ना करें, केमिकली रिएक्ट, केमिकल रिएक्शन नॉट अकर्स, ऐसे कर दो, नॉट अकर्स। चलो भाई, ठीक है भाई। चलिए अब ये क्या होते हैं? ये दो तरीके के होते हैं आपके। एक होता है आपका होमोजीनियस, और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस होता है, दूसरा क्या होता है आपका? हेट्रोजीनियस। चलिए अब एग्जांपल की बात करें तो अपन लोग अब ग्रीन ले रहे हैं, क्योंकि ग्रीन अपना हल्का चलता है। तो देखिए वैन, इसकी कई डेफिनेशन हो सकती है। मैं सबसे सरल डेफिनेशन बताऊं कि जब कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर कैसी होनी चाहिए? सेम। तो ऐसे मिक्सचर क्या होंगे आपके? होमोजीनियस। या अपन लोग बोल रहे हैं कि कोई भी जब सॉल्यूट डाला जाए किसी भी सॉल्वेंट में तो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए वो, तो वो क्या बनाएगा आपका? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, वैन सबस्टेंस are mixed or dissolve, are mixed or dissolve completely। जब completely dissolve या mix हो जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल, सॉल्ट प्लस वाटर। भाई एक बात बताओ, जब पानी को डालते हो, नमक को डालते हो पानी में तो वो घुल जाता है। ठीक है, दूसरा शुगर प्लस वाटर। ठीक है ना, ये H2 लिख दिया मैंने, आपको सिंबल बता दिया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी? होमोजीनियस। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूँ कि जाओ बेटा नेचर में गैस सूंघ के ऑक्सीजन, तो क्या आप ऑक्सीजन सूंघते हैं? नहीं ना, नाइट्रोजन वगैरह सारी गैसेस होती हैं, तो वो पर्टिकुलर गैस दिखाई नहीं पड़ती। ओके, तो आपका O2 प्लस N2 गैस का जो मिक्सचर है वो भी क्या है आपका? होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलिए अब इनकी अगर होमोजीनियस की बात करें तो क्या आप इनको सिंपल मेथड से कर सकते हो सेपरेट? नहीं। तो दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल मेथड, मतलब फिजिकल मेथड। छालने से सेपरेटेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई सिंपल या फिजिकल मेथड, सिंपल या फिजिकल मेथड। तो ये क्या होते हैं? फिजिकल मेथड भाई। जैसे आपने लिया, मान लीजिए नमक को घोल लिया पानी में, अब आपको मैं मेरे सारे फिल्टर पेपर दे दूँ, दुनिया के कोई सा भी फिल्टर पेपर ले लेना, छलनी ले लेना, चाय छानने वाली, हज़ारों छलनी ले लेना, हज़ारों छलनी लगा के छानोगे तब भी आपका सेपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन टेक्निक वगैरह ये सब फेल हो जाती है।
अब बात करते हैं अपन लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर की। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर आसान है, सरल है, बढ़िया है। तो अगर अपन लोग बात करें इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो सारे के सारे जो सबस्टेंस हैं वो इजीली मिक्स ना हो, डिजॉल्व ना हो, कुछ पार्टिकल ऐसे हों या कुछ पार्टिकल्स ऐसे रहे हैं उन सबस्टेंसेस के जो रिमेन्स अनडिसोशिएटेड हों या अनडिजॉल्व हों, या दूसरी भाषा में बोलूँ तो ऐसे मिक्सचर्स जिनमें कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम ना हो, ठीक है ना, कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर सेम ना हो। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूँ, डस्ट यानी पत्थर के कुछ टुकड़े लो और दाल में डाल आओ, फिर एक मुट्ठी दाल लेना, क्या गारंटी है कि उस एक मुट्ठी दाल में फिर दोबारा ली हुई एक मुट्ठी दाल में 4 दाने स्टोन के आए या 5 दाने स्टोन के, दोनों में जरूरी नहीं है बराबर बराबर दाने टुकड़े आए स्टोन्स के, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर का। तो मिक्सचर व्हेन substance are not completely dissolved or mixed and some of the particles remains undissolved, मीन्स सेटल डाउन हो जाए, रिमेन्स अनडिजॉल्व, जैसे मिट्टी को जब पानी में डालते हैं अपन लोग, अनडिजॉल्व, ठीक है। एग्जाम्पल आपका पहला ही ले लो, स्टार्च। जैसे स्टार्च जानते हो, मैदा वगैरह हो गई, इसको बोल दो स्टार्च, गेहूं के आटे को यार स्टार्च समझ लो। वैसे स्टार्च क्या होता है, जब आप देखा होगा चावल को जब उबालते हो तो किनारे किनारे पे जब वो सीटी आती है तो पानी लुढ़क के आता है तो वो किनारे किनारे पे जम जाता है, वो क्या आपका स्टार्च। स्टार्च को किसमें डालो, वाटर में, तो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा कंप्लीटली, तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाएगा। स्टोन के टुकड़े ले लो, स्टोन में क्या मिला दो, आयरन नेल्स, लोहे के टुकड़े मिला दो, तो लोहे के टुकड़े मिलाओगे तो क्या होगा, वही में एक मुट्ठी उठा के देना, दाल ले लो यहाँ पे, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। अब क्या करना है, सैंड को लो और किस में डाल दो, पानी में डाल दो, तो ये भी क्या बनाएगा आपका हेटेरोजेनियस। तो इनको अपन लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, कैसे मैं बताता हूँ भी सारे के सारे सेपरेशन। तो दे कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। दे कैन बी सेपरेटेड बाई फिजिकल मेथड। जैसे स्टार्च और H2 हो गया, आपको इसको अपन लोग एवापोरेशन से कर सकते हैं, स्टार्च बैठ जाएगा, वाटर हो जाएगा। स्टोन आयरन नॉइल्स को या तो हैंड पिक्ड मेथड से बीन लो भैया, लोहे के टुकड़े, या मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट को घुमा दो ऊपर से। सैंड और वाटर में से क्या, फिल्ट्रेशन, छन्नी ले लो, अगर बड़े बड़े सैंड के टुकड़े हैं और छोटे छोटे हैं तो फिल्टर पेपर ले लो, उससे करवा दो सेपरेट। तो बात समझ में आ गई होगी। तो बेटा आज मैं इतनी ही बात करूंगा, इसमें पर्याप्त है, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो जाएगा। आधा घंटा 35 मिनट का वीडियो आप लोगों के लिए पर्याप्त है। मैक्सिमम 40 मिनट का वीडियो रखेंगे जब न्यूमेरिकल करवाएंगे, ठीक है ना। सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, ढेर सारी किताबों से न्यूमेरिकल्स। बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे बच्चों तक पहुँचा दीजिए जो बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। मैं ये नहीं करा सबको, बस इतना है कि आप लोग हेल्प कर दीजिए इतनी सी कि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच जाए जो भी पढ़ने लायक है या बच्चा पढ़ने की इच्छा रखता है। बाकी और कुछ नहीं है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर बस इतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। बाकी मैं और कुछ नहीं मांग रहा, आप सभी से आप लोगों का सपोर्ट ही मांग रहा हूँ, ठीक है। मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बात करेंगे अपन लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ और टॉपिक्स की। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।